हेलो दोस्तों, एसपीवी स्टडी पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास के क्रम में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी 1857 की क्रांति, उसके बारे में हम डिटेल देखेंगे और इसे हम कई पार्ट्स में बांट के पढ़ेंगे। क्योंकि एक पार्ट में वीडियो बनाना संभव नहीं है, करीब करीब 1 घंटे की वीडियो हो जाएगी, तो आप लोग देख नहीं पाएंगे। इसलिए हम चाह रहे हैं कि आधे घंटे में इसको ख़त्म कर दें और आधा घंटे के दो वीडियो बना देंगे और इसको हम डिटेल पढ़ाएंगे। और डिटेल पढ़ने का मतलब है कि आप डिटेल पढ़िए, किसी भी चैनल पढ़िए, चाहे मेरे से पढ़िए, चाहे कहीं भी पढ़िए, तो डिटेल जरूर पढ़िए 1857 को। क्योंकि जितना भी एग्जाम है, चाहे बिहार दौड़ हो, बिहार पुलिस हो, बीपीएससी हो, या जो भी एग्जाम हो, कम्पिटेटिव एग्जाम जो भी हो, सभी जगह इनसे क्वेश्चन फंसते हैं। और जितने भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है उसको भी हम यहाँ अध्ययन करेंगे। तो 1857 की क्रांति की बात करें तो यह बहुत ही बृहद पैमाने पे और बड़ा स्वरूप धारण कर सकता था, बट कुछ ऐसा था कि इसमें शिक्षित लोग थे और तटस्थ रह गए थे, और जितने भी लड़ भी रहे थे कहीं कहीं से, तो वो लोग अपने ही स्वार्थ में लड़ रहे थे। क्योंकि जो नाना साहब कानपुर से लड़ रहे थे, वो अपने जो पेंशन बंद हो गई थी मराठों को मिला, इसलिए लड़ रहे थे। जो दत्तक पुत्र को गोद लेने के लिए मना कर दिया गया था डलहौजी के द्वारा, जो हड़प नीति के तहत एक नियम लाया गया था, तो झांसी की रानी उसके लिए लड़ रही थी। बीर बाबू बीर कुंवर की जमींदारी पर था, जो आपका जो बेलीजी की सहायक संधि थी और हड़प नीति आई थी डलहौजी का, उसके तहत जो जमीन उनकी हड़पी जा रही थी जमींदार को, इसलिए जमींदार लड़ रहे थे। बाबू बीर कुंवर से लड़ रहे थे ज़मीन के लिए। और दिल्ली में जो लड़ रहे थे बहादुर शाह जफर द्वितीय, वो अपने साम्राज्य को विस्तार जो बचाने के लिए लड़ रहे थे। तो कहीं ना कहीं सब एक दूसरे अपने लोभ में लड़ रहे थे, क्योंकि किसी में राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी। राष्ट्रीयता की भावना होती तो ये इतना जल्दी समाप्त नहीं हो जाती और इस तरह से दबाया नहीं जाता। तो बहुत से तो देखेंगे साम्राज्य जो बहुत से राजा थे वो लोग अंग्रेज ही सपोर्ट किए थे, इसीलिए असफल हो गया था। यानी कह सकते हैं कि अगर इसमें मुख्य रूप से पूछे कि ये असफल क्यों हो गई थी, तो असफलता के कारण राष्ट्रीय भावना की कमी थी। और इसी को हम डिटेल के रूप में, डिटेल फॉर्म में देखेंगे। पहले इसको हम क्रांति के विभिन्न चरण में बांट लिए हैं। मुख्य रूप से 6 चरण में बांटे हैं। स्वरूप है, कारण है, प्रारंभ है, विस्तार है, असफलता का कारण है और परिणाम है। तो इसको 6 भागों में बांट के पढ़ेंगे। प्रारंभिक में हम 3 पार्ट देख लेते हैं। स्वरूप देख लेते हैं, कारण देख लेते हैं क्या कारण था, प्रारंभ कहाँ से हुई, कैसे हुई और किस वजह से हुई, क्या तत्कालीन कारण थी। इससे पहले हम एक देख लेते हैं इसको। सभी एग्जाम में, ग्रुप डी, रेलवे, जो भी हो, सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। सीधे पूछता है कि 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल भारत में कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। फिर पूछता कि इंग्लैंड के, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे उस टाइम, तो पामस्टन थे। इनको लंबा नाम है मगर लंबा नहीं, आप शॉर्ट याद रखिए, जहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाए। पामस्टर्न थे। मुगल बादशाह, अगर पूछा जाए कि 1857 क्रांति के समय मुगल बादशाह कौन थे, तो बहादुर शाह जफर थे। जफर बोलिए, बहादुर शाह द्वितीय बोलिए। एक बहादुर शाह प्रथम था, मुअज्जम था, जो औरंगजेब का पुत्र था। ये अंतिम मुगल शासक थे। प्रमुख सेनापति, तो बहुत सारे सेनापति थे। इलाहाबाद में अलग थे, कानपुर में अलग थे, दिल्ली में अलग थे। प्रमुख रूप से पूछे कि प्रमुख सेनापति 1857 क्रांति को दबाने के लिए किसे नियुक्त किया गया था, तो प्रमुख सेनापति के रूप में कैंपबेल को नियुक्त किया गया था। कैंपबेल को नियुक्त किया गया था सेनापति के रूप में, प्रमुख से इसको दबाने के लिए। क्रांति का प्रतीक क्या था, जो क्रांति हो रही थी, विद्रोह हो रही थी, इसकी प्रतीक क्या थी, तो कमल और रोटी थी। कमल और रोटी। असफलता का कारण क्या था, तो असफलता का कारण अभी हमने बताया कि राष्ट्रीय भावना की कमी, राष्ट्रीय भावना की कमी, या तो फिर आप कह सकते हैं कि शिक्षित वर्ग को तटस्थ रहना। और इसको हम डिटेल में बताएंगे जब असफलता के कारण हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो हम बताएंगे इसको क्या क्या असफलता के कारण थी। मुख्य रूप से आप इतना याद रख सकते हैं कि इतना एकदम बुलेटिन पॉइंट है, इसको आप कह सकते हैं क्वेश्चन बैंक है, और यहाँ से क्वेश्चन फंस ही जाता है। तो अब ये इसको एक बार हम दोहराते हैं। 1857 क्रांति के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, पामस्टर्न थे। मुगल बादशाह कौन थे, बहादुर शाह जफर थे, जिसको बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। प्रमुख सेनापति कैंपबेल को नियुक्त किया गया था। क्रांति का प्रतीक
पूछेगा। देखिए कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनाएगा कहीं तो पूछेगा कि क्रांति का प्रतीक क्या था, 1857 क्रांति का प्रतीक क्या था, तो कमला और रोटी था। विशेष रूप से बिहार द्वारा याद रखेंगे क्योंकि बहुत इस बार टफ कंपटीशन होने वाला है। अथवा असफलता का कारण क्या था, तो राष्ट्रीय भावना की कमी थी, किसी में राष्ट्रीयता थी नहीं, सब अपने अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे और शिक्षित वर्ग तटस्थ थे क्योंकि वो जान रहे थे कि लोग अपने स्वार्थ ले तो हम के बीच में जाए। तो ये तो मुख्य रूप से जो बेसिक पॉइंट है इसका और जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग देख लिए। और ये देखते हैं स्वरूप को, स्वरूप को देखते हैं। तो स्वरूप को हम दो भाग में बांट के पढ़ेंगे। स्वरूप चूँकि विदेशी इतिहासकार हैं या विदेशी लेखक हैं वो कुछ और बताते हैं, और जो भारतीय लेखक हैं वो इसको एक स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, सुनियोजित सैनिक विद्रोह कहते हैं, राष्ट्रीय विद्रोह कहते हैं। तो विदेशी मत की बात करें, इधर एक विदेशी स्वरूप होगा और एक भारतीय स्वरूप होगा। विदेशी स्वरूप में आप 3-4 पॉइंट देख सकते हैं कि विदेशी स्वरूप के रूप में इसको देखा जाता है कि यह एक सभ्यता एवं बर्बरता के बीच युद्ध था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में कहता है कि विदेशी में ही कि यह धर्मांधों एवं ईसाइयों के बीच युद्ध था। फिर इसी में नेक्स्ट स्वरूप बताता है विदेशी में कि यह सैनिक विद्रोह था, हिंदू एवं मुस्लिम एवं मुसलमान के बीच, हिंदू एवं मुस्लिम षड्यंत्र था। फिर इसी में कहता है कि न तो सैनिक विद्रोह न ही राष्ट्रीय विद्रोह और न ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ये विभिन्न तरह के मत हैं जो विदेशी हैं, और हम देशी में अगर देखें तो इसी में देशी मत हो जाएगा। जो भारतीय मत है भारतीय स्वरूप की बात करें तो इसमें कहा जाता है कि यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। यह एक सुनियोजित सैनिक विद्रोह था। सैनिक विद्रोह था। यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि राष्ट्रीय विद्रोह था। इत्यादि कई बिंदु में इसको हम स्वरूप को देख सकते हैं। जिसमें विदेशी था, सभ्यता एवं बर्बरता के बीच, फिर था कि धर्मांधों के एवं ईसाइयों के बीच, मैंने हम लोग को बोला कि भारतीय एक लोग धर्म में अंधे हैं और ईसाई के बीच युद्ध कर रहे हैं हम लोग के बीच। एक सैनिक विद्रोह बताया, तो हिंदू एवं मुसलमानों के बीच षड्यंत्र बताया, और फिर एक थे जो बताया कि न तो सैनिक विद्रोह था, न ही राष्ट्रीय विद्रोह था, न प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। और फिर अगर भारतीय में लाते हैं हम लोग देशी में, अगर हम लोग के यहाँ, तो हम लोग के यहाँ बताया कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, सुनियोजित सैनिक विद्रोह था, यह राष्ट्रीय विद्रोह था, छोटा मोटा विद्रोह नहीं था, एक राष्ट्रीय विद्रोह था। तो अब इसमें क्वेश्चन आपको आएगा कि कौन से जो स्वरूप का ये मत दिए हैं, किन्होंने बताया कि सभ्यता एवं स्वतंत्रता के बीच युद्ध था, धर्मांधों के बीच युद्ध था। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। सभ्यता एवं बर्बरता के बीच युद्ध, TR होम्स ने बताया। धर्मांधों एवं ईसाइयों के बीच LIR रिज ने बताया।
LIR रिज ने बताया सैनिक विद्रोह लॉरेंस, सब ये विदेशी हैं, विदेशी लेखक हैं लॉरेंस एवं सीले ने बताया। और इसी के साथ साथ भारतीय भी थे जो बताए थे। एक भारतीय थे दुर्गादास, भारतीय थे, उनको नाम था दुर्गादास, एवं एक थे सर सैयद अहमद खान, जिन्होंने बताया कि इन्हीं का समर्थन किया, लॉरेंस ऑफ सीले का। इन्होंने बताया कि सैनिक विद्रोह था। इसे हम लोग आते हैं कि हिंदू एवं मुस्लिम के बीच षड्यंत्र था। तो ये आपका जेम्स आउटरम एवं टेलर ने बताया कि हिंदू एवं मुसलमान के बीच षड्यंत्र है। और ये बताएं, एक इनका नाम था RC मजूमदार। इन्होंने बताया कि न तो सैनिक विद्रोह है, न ही राष्ट्रीय विद्रोह है, न ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। तो ये आपको हो गया विदेशी स्वरूप के विभिन्न मत थे। अब हम लोग आते हैं भारतीय मत में। तो आप एक नाम सुने होंगे BD सावरकर का। इन्होंने बताया कि यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है एवं सुनिश्चित सैनिक विद्रोह था, ये कोई छोटा विद्रोह नहीं था। एक और आपको आता है यहाँ पे डिजरायली एवं अशोक मेहता ने बताया कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था। तो इस प्रकार से स्वरूप को हमने देखा विभिन्न पॉइंट में, और किसने क्या कहा। तो ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कि 1857 के विद्रोह को किसने सैनिक विद्रोह कहा। तो लॉरेंस एवं सीले ने कहा। एवं भारतीय अगर पूछा कि भारतीय किसने कहा, तो दुर्गादास सर सैयद अहमद खान ने कहे थे कि यह सैनिक विद्रोह है। और सभ्यता एवं बर्बरता के बीच युद्ध TR होम्स ने बताया। धर्मांधों एवं ईसाइयों के बीच युद्ध LRI रिज, आप याद ज़्यादा नहीं रहेगा, LIR नहीं याद रहेगा तो रिज याद रखेगा, सिर्फ रिज। धर्मांधों एवं ईसाइयों के बीच युद्ध रिज ने बताया। सैनिक विद्रोह लॉरेंस ने बताया। हिंदू एवं मुसलमान के बीच षड्यंत्र जेम्स आउटरम एवं टेलर ने बताया। न तो सैनिक विद्रोह, न ही राष्ट्रीय विद्रोह, न ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, RC मजूमदार ने बताया। तो RC मजूमदार थे। और इधर जब हम भारतीय आते हैं कि भारतीय स्वरूप क्या बताया गया है, तो भारत में बताया कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था एवं सुनियोजित सैनिक विद्रोह था। इसने BD सावरकर ने बताया। और राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में डिजरायली एवं अशोक मेहता ने बताया। एक 1857 किताब है, 1857 बुक लिखा गया है। इसका लेखक SN सेन है। इसमें बताए हैं कि बहुत ही व्यापक रूप धारण कर सकता था, बट कुछ स्थानीय लोग सहयोग नहीं किए, और एक शिक्षित लोग या एक बहुत बड़े समूह थे जो इनसे दूरी बना लिए थे, इसीलिए यह सक्सेस नहीं हो पाया था। राजनैतिक कारण, दूसरा था आपका सामाजिक कारण, तीसरा था आपका धार्मिक कारण, चौथा था आपका आर्थिक कारण, पांचवा आपका था सैनिक कारण, छठा आपका था तत्कालीन कारण। राजनीतिक कारण देखेंगे कि जो आपका बेलेजली की सहायक संधि थी, सहायक संधि, हम दूसरी पॉइंट में देख सकते हैं कि डलहौजी का हड़प नीति। तीसरा पॉइंट हम देख सकते हैं कि पेंशन एवं उपाधियों की समाप्ति इत्यादि राजनीतिक रूप से कारण था। जहां सहायक संधि के तहत विभिन्न राजे राजवाड़ों को बेलेजली ने अपने अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था, वहीं हड़प नीति के तहत गोद लेने की प्रथा
या कुछ जैसे अवध था, अवध को कुशासन के आरोप लगा करके वहाँ वाजिद अली शाह उस टाइम शासक थे, उसको कुशासन के आरोप लगा करके हड़प नीति के तहत उसको हड़प लिया गया था, संभलपुर हड़प लिया गया था, सतारा हड़प लिया गया था। एवं पेंशन मिलता था, जो पेंशन दिया जाता था अंग्रेजों द्वारा। यहाँ पे जो राजा बचे हुए थे, जो पेंशनधारी, जो उनको समाज में लाने के बाद पेंशन की बात हुई थी, पेंशन दिया जाता था और उपाधि दी जाती थी। उस उपाधियों को इन्होंने वैल्यू नहीं दिया और छीनने लगा। तो यही एक बहुत एक शुरुआती माना जाता है कि ब्रिटिश की जो शासक संधि आई थी, यही से उबाल भारतीय में होने लगा था और हड़प नीति के तहत। तो और जहाँ देखे कि दत्तक पुत्रों को गोद लेने के लिए इस तहत माना कर दिया गया था। उसके लिए आपको जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो लड़ रही थी अपने दत्तक पुत्र के लिए, तो और पेंशन के लिए लड़ रहे थे। आपको कानपुर से नाना साहब लड़ रहे थे। तो इत्यादि जो राजनीतिक रूप से आप देख सकते हैं 3 पॉइंट को। आइए आगे देखते हैं सामाजिकरण। सामाजिकरण में जो सामाजिक प्रथाएं थी, जैसे आपको सती प्रथा था, विधवा पुनर्विवाह था, दास प्रथा था, ये सबको जो समाप्ति करने लगा अंग्रेजों ने, यही कारण बन गया था। और एक जैसे आग में घी डालने का कार्य होता है, ठीक उसी प्रकार ये जो सामाजिक प्रथाएं थी जो समाप्त कर रही थी भारतीयों के बीच, जो अंग्रेज समाप्त कर रही थी, यह भी एक कारण के रूप में देख सकते हैं। जैसे कि 1829 में सती प्रथा को निषेध करना, लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। आप इसी में नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं कि 1843 ईस्वी में दास प्रथा का अंत किया गया था। जो एक सामाजिक प्रथा थी उसको दास प्रथा का अंत किया गया। इसी में आप देख सकते हैं कि 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट को, एक्ट नहीं लिखिए यहाँ पे, पुनर्विवाह को लागू करना, ये कैनिंग के द्वारा किया गया था ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। लागू कारण इत्यादि जो प्रथाएं थी इसको हटा दिया गया अंग्रेजों द्वारा। तो ऐसा भारतीय में देखने को अपने आप में सोचने में मजबूर हो गया कि दिन पर दिन हमारा सारा जो सामाजिक प्रथा है वो समाप्त करते जा रहा है, इसलिए कुछ करना ही पड़ेगा। और ये सबके विरोध खुलकर नहीं कर सकते थे, एक सुनिश्चित ढंग से करना था। और एक आप समूह में भीड़ में कर सकते हैं किसी को, अगर जैसे अभी कुछ सरकार गलत कर रही है तो एक युवाओं को नौकरी नहीं दे रहा है और जुमला खूब हो रहा है केंद्र सरकार द्वारा, तो उसके लिए पूरे युवाओं को और पूरे बेरोजगारों को एक होना पड़ेगा, तब उसे प्रस्ताव छेड़ सकते हैं जंग। तो हमने सामाजिकरण में देखा कि 1829 में सती प्रथा अवैध घोषित किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा। आपको नहीं पता हो तो लिख लीजिएगा। बेंटिंक द्वारा दास प्रथा का एलेनबरो द्वारा, हिंदू कैनिंग द्वारा। तो ये सारी सामाजिक प्रथा जो खत्म हुई थी, यही एक कारण था। आइए आगे देखते हैं धार्मिक कारण। धार्मिक कारण एक आप एक्ट सुने होंगे, 1813 एक्ट के द्वारा भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार का आदेश देना, और धर्म मिशनरी जितना भी ईसाई मिशनरी आए थे वहाँ से, उन्होंने यहाँ बोला था कि भारत को एक ईसाई राष्ट्र बनाएंगे। यही एक धार्मिक कारण भी था। 1843 एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को धार्मिक प्रचार करने का आदेश देना। ईसाई धर्म वाले लोग को सरकारी नौकरी में प्रोन्नति एवं विशेष रियायत देना, जैसे सैनिक में ही विशेष रियायत देना इत्यादि धार्मिक कारण के रूप में आप देख सकते हैं कि 1857 के धार्मिक कारण था। 1813 एक्ट के द्वारा भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार करने का आदेश देना और ईसाई धर्म वाले लोगों को सरकारी नौकरी जैसे सैनिकों में प्रोन्नति एवं विशेष रियायत दिया जाता था। तो ये भी आपका मुख्य रूप से कारण था। आगे हम देखते हैं आर्थिक कारण।
आर्थिक कारण में आप देख सकते हैं मुख्य रूप से जो कर में वृद्धि हुई थी या लगान में कर में वृद्धि, कृषि को वाणिज्यकरण करना, छोटे उद्योग को खत्म कर देना, और आप देखते होंगे कि एक आया था जमींदारी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था, एक था रैयतवाड़ी और एक था महालवाड़ी इत्यादि जितने भी आए थे जो ज़मीन पर लगाए जाते थे टैक्स, और ये तमाम बिंदुओं को देखते हुए इसमें आर्थिक रूप से भी आप मान सकते हैं कि भारतीयों को कमज़ोर किया जा रहा था, आपको किसानों को शोषण किया जा रहा था, कर में वृद्धि था मुख्य रूप से, आप कृषि को वाणिज्यकरण कर दिया गया, छोटे उद्योग को खत्म कर दिया गया था। तो ये सब आपको आर्थिक रूप से आप देख सकते हैं। अब आते हैं सैनिक कारण। सैनिक कारण में हम मुख्य रूप से देख सकते हैं कि जो सैनिकों का अनुपात था वो आपका 5:1 था। 5 अगर भारतीय हैं तो 1 इंग्लैंड के थे यानी कि अंग्रेज थे, 1 अंग्रेज सिपाही होते थे 5 इंडियन सिपाही पे 1 अंग्रेज सिपाही होते थे। तो इसमें क्या होता था इनके साथ कि जो इनको आपसी भेदभाव किया जाता था। इनमें जो अंग्रेजी के अधिक सिपाही होते थे और 5 भारतीय होते थे, तो अंग्रेजी अधिकारियों को अधिक प्रमोशन देना, फैसिलिटी देना, उनको बातें को अधिक मतलब सुनना, और भारतीय सिपाहियों को बात को इग्नोर करना, तो आपसी भेदभाव किया जाता था। इसमें एक समुद्र पार लड़ाई करने के लिए इनको लिया जाता था भारतीय को, जो एक अछूत होने के समान समझा जाता था, क्योंकि पहले परंपरा थी कि अगर समुद्र पार को जाता है तो अछूत हो जाएगा, वो शुद्ध नहीं रह पाएगा, तो लड़ाई में समुद्र पार ले जाया जाता था। कहीं लड़ाई विदेश में होता था तो भारतीयों को ले जाता था, समुद्र को अछूत मानते थे भारतीय। फिर कुछ ऐसे समुदाय थे, समाज थे जो दाढ़ी मूछ रखते थे, उनको कहा जाता था कि दाढ़ी मूछ आप कटवाइए, आप क्लीन शेविंग में रहिए, तो ये भी एक कारण था। और एक था 1856 डाक अधिनियम। इसके तहत जो आपको जो सैनिकों को जो पत्रचार का सुविधा थी, सैनिक के पत्रचार जो चिट्ठी चपाटी होता था उसको पहले फ्री में दिया जाता था। मगर जो 1856 में जो एक्ट आया, 1854 में एक्ट आया, डाक संशोधन अधिनियम एक्ट 1854 में आया, इसमें सैनिकों पर टैक्स लगा दिया गया कि अगर आप घर लेटर भेजते हैं तो इस पर टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था। एक कारण आप देख सकते हैं कि जो अवध का क्षेत्र था, जिसको यूपी कहते हैं, सर्वाधिक यहीं के सैनिक थे, सर्वाधिक सैनिक यहीं के थे अंग्रेज सिपाही में, तो सर्वाधिक सैनिक अवध के ही थे। और इसको 1856 में कुशासन के आरोप लगा करके जो बाजी अली शाह के यहाँ के अंतिम शासक थे, बाजी अली शाह को हटा दिया गया। 1856 में कुशासन का आरोप लगा करके ब्रिटिश रेजिमेंट में मिला लिया गया अवध को। तो ये यहाँ से भी ये सैनिक दुखी थे कि सर्वाधिक हम लोग वहाँ के हैं और हम लोग के साथ भी ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है। तो इत्यादि सब कारण थे सैनिक कारण। तो जब विद्रोह हुआ था तो ऐसे हम आगे बताते हैं, बताते हैं आपको, विद्रोह के बाद सैनिकों का अनुपात 2:3 किया गया था। तो ये आपको क्वेश्चन पूछता है कि विद्रोह के पहले अंग्रेज और भारतीय सैनिक का कितना अनुपात था, तो 5 अगर भारतीय थे तो 1 अंग्रेज अधिकारी थे, अंग्रेज सिपाही थे। और अगर पूछा कि जब इसको समाप्त हो गया, क्रांति छिड़ गई, उसके बाद क्या अनुपात रहता है, 2:1, 2 इंडियन पर 1 अंग्रेज रखा गया था। इसमें पील आयोग का गठन किया गया था, इसी आधार पर रखा गया था। पील आयोग के गठन कर करके ये बनाया गया था, 2:1 में बनाया गया था। तो आइए तत्कालीन कारण देखते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। तत्कालीन कारण, इसमें हम देख सकते हैं एक ब्राउन बेस पहले राइफल था, उसको हटा करके दिसंबर 1856 में
एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया, जिसमें जो कारतूस लगती थी, वो गाय या सुअर के चर्बी का बना हुआ था। तो 1800 दिसंबर 1856 में एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया। सैनिकों के बीच एक राइफल लाया गया जिसका नाम था एनफील्ड राइफल, जिसमें कारतूस लगता था। और दिसंबर, एक क्वेश्चन आपको पूछता है कि जो एनफील्ड राइफल था वो कब शामिल किया गया था, तो दिसंबर 1856 में शामिल किया गया था, ब्राउन राइफल को हटा करके। तो हिंदू लोगों को कहना था कि गाय हमारी माता है, इसको हम मुंह से नहीं नोच सकते हैं। और कारतूस में लगी थी जो चर्बी लगा था, चूँकि जंग लग जाता था तो जंग से बचने के लिए चर्बी का इस्तेमाल किया गया था। तो उसमें जब गाय के लगा हुआ था तो हिंदू लोग बोले कि हम तो भाई गाय को माँ मानते हैं, तो हम मुँह से नहीं लगा सकते हैं। और सुअर जो होता है मुसलमानों के लिए कहा जाता है कि अगर सुअर के संपर्क में आता है तो 9 दिन या 10 दिन के लिए शायद शुद्ध हो जाता है। ये ऐसा कहना है मुस्लिम जो समुदाय में क्या होता है, वो मौलाना होता है, उसका कहना है। तो इस प्रकार से इन्होंने विरोध किया। और पहली घटना ये आपको जनवरी 1857 में, जनवरी 1857 में पूरे सैनिक में ये चर्चा का विषय बन गया कि जो गाय, जो नया एनफील्ड राइफल आया है उसमें जो कारतूस लगता है वो गाय या सुअर के चर्बी उस पर लगा होता है, उसको मुंह से नोचना पड़ता है, तब आपको राइफल में उसको सेट कर सकते हैं। तो जनवरी 1857 में पूरे सैनिकों के बीच ये बातें फैल गई। और यही मुख्य रूप से तत्कालीन कारण था कि आगे चल करके इतना बड़ा क्रांति हो गई, इतना बड़ा विद्रोह हो गया। और इस तरह से आज हम लोग पढ़ते हैं कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में। तो आइए इसको हम देख लेते हैं, 1857 क्रांति का प्रारंभिक स्वरूप देख लेते हैं। तो इसका प्रारंभ माने तो जैसे ही शामिल हुआ दिसंबर 1856 में ब्राउन जेस को हटा करके एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया, तो उसके बाद जनवरी 1857 में पूरी सेना में फैल गई कि जो उसमें कारतूस लगा हुआ है वो आपका उसमें गाय या सुअर का चर्बी है। तो इसको प्रारंभिक हम देख सकते हैं, प्रारंभिक रूप में जनवरी 1857 में दमदम जो वेस्ट बंगाल में है, यहाँ पे सैनिकों के बीच ये बातें पहुँची। उसके बाद फरवरी 1857 में बहरामपुर सैनिकों के बीच ये पहुँची कि जो उसमें कारतूस लगा हुआ है उसमें सुअर या चर्बी के गाय एवं सुअर के चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद जैसे ही 29 मार्च को बैरकपुर, अभी वेस्ट बंगाल में ही सब है, बैरकपुर छावनी में बातें पहुंची, वेस्ट बंगाल। तो यहीं पे 34वीं इन्फेंट्री, यहीं पे आग में घी डालने का काम हुआ। और यहीं पे जो 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही थे मंगल पांडे, जो बलिया उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, इन्होंने ये बातें सुना कि गाय या सुअर का चर्बी लगा हुआ है। तो ये सुनकर के आग बबूल हो गए मंगल पांडे, चूँकि ब्राह्मण थे जाति से, और ब्राह्मण लोग इस तरह के, जैसे हिंदू धर्म में इसको बहुत घिनौना काम माना गया है। तो इन्होंने गुस्सा में आकर के 2 अंग्रेज अधिकारी, एक जनरल बाग और एक ह्यूसन को हत्या कर दिए। तो मंगल पांडे गुस्सा में आकर के वहीं पे जनरल बाग और ह्यूसन का हत्या कर दिए। उसके बाद इनको 8 अप्रैल को अंग्रेजों द्वारा इनको फांसी दे दी गई। तो यहाँ पे जो प्रारंभिक स्वरूप था या प्रारंभिक किस तरह से हुआ उसको हमने देखा। प्रारंभिक जनवरी 1857 में दमदम वेस्ट बंगाल में ये बातें पहुँची, वहाँ से फिर फरवरी 1857 में बहरामपुर में छावनी में पहुँचा, और वहाँ से फिर जैसे ही 29 मार्च 1857 को जैसे ही बैरकपुर छावनी में पहुंचा, और वहाँ पे मंगल पांडे नामक सिपाही थे, ये जैसी ही बातें इन्होंने सुनी, ये 34वीं आपको बिहार आप 127 को हुआ था बिहार मद्य निषेध दरोगा का एग्जाम, उसमें पूछा था कि मंगल पांडे किस बटालियन से थे, 34वीं इन्फेंट्री से थे। इन्होंने मंगल पांडे जनरल बाग और ह्यूसन को हत्या कर दिए, और यहीं से इन्होंने यहीं पे फिर इनको गिरफ्तार कर लिया गया, और गिरफ्तार करके 8 अप्रैल को फांसी दे गई मंगल पांडे को। तो आज भर इतना ही, इसके बाद हम कल देखेंगे। तो मुख्य रूप से हमने देखा 1857 की क्रांति के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, इंग्लैंड के पीएम उस टाइम पामर्स्टन थे, मुगल बादशाह द्वितीय थे, प्रमुख सेनापति कैंपबेल को नियुक्त किया गया था,
क्रांति का प्रतीक कमल और रोटी था। असफलता के कारण राष्ट्रीय भावना की कमी या शिक्षित वर्गों को तटस्थ रहना। मुख्य रूप से हमने देखा स्वरूप किस तरह से है, विदेशी स्वरूप कुछ अलग था और देशी स्वरूप कुछ अलग था। विदेशी लेखकों ने कुछ अलग बताया और जो हमारे भारतीय लेखक थे उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम बताया, सुनियोजित सैनिक विद्रोह बताएं, राष्ट्रीय विद्रोह बताएं। वहीं कारण में देखें तो धार्मिक सामाजिक जो नीति बदली जा रही थी, जो आर्थिक रूप से करों वृद्धि की जा रही थी, जो धर्म के नाम पे ईसाई मिशनरियों को प्रवेश दिया गया था और उसको नौकरी में प्रोन्नति दिया जाता था और विशेष रियायत दिया जाता था। फिर आप देखें कि तत्कालीन सैनिक विद्रोह में जहाँ सैनिकों को दुर्व्यवहार किया जाता था, मिसबिहेव किया जाता था और एक परंपरा चली थी विदेश जाने की, वहाँ पे जाना भारतीय सैनिकों को अछूत के समान माना जाता था। और जो सरकारी में जो उसका सैनिक में जो आपका प्रोन्नति होता था उसमें दुर्व्यवहार किया जाता था। तो सैनिक कारण तत्कालीन काल में आपने देखा कि किस तरह से दिसंबर 1856 में एक ब्राउन यूएस राइफल को हटा करके एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया। उसमें जो कारतूस लगता था वो सुअर या गाय की चर्बी का बनी होती थी, जिसको मुँह से नोचना अनिवार्य माना गया था। तो ये सब जो भारतीय सैनिक थे ये सब गलत मानते थे, क्योंकि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता था। क्योंकि गाय हिंदुओं के लिए माता के समान होता है और सूअर जो होता है मुसलमानों के लिए अशुद्ध माना जाता है। उसके बाद हमने प्रारंभिक इसकी शुरुआती देखे कि किस तरह जनवरी 1857 में दमदम में बातें फैली सैनिकों के बीच में। उसके बाद फरवरी 1857 में बहरामपुर पहुंचा, वेस्ट बंगाल में है। फिर 29 मार्च 1857 को जैसे ही बैरकपुर छावनी में पहुंची, वहाँ पे मंगल पांडे थे, 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही थे। उन्होंने जनरल इस बात से गुस्सा होकर के जनरल बाग और ह्यूसन को हत्या कर दिए। उसके बाद अंग्रेज द्वारा इन्हें 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई। तो इस प्रकार से अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, इसका विस्तार देखेंगे, असफलता के कारण देखेंगे और परिणाम देखेंगे। तब तक आप इसको देखिए और अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और देखने के बाद आप ऑब्जेक्टिव जरूर बनाइए, किसी भी बुक से ऑब्जेक्टिव जरूर बनाइए, उससे आपको क्या होगा कि मेमोरी पावर मौजूद होगा। तो वीडियो को लास्ट देखिएगा। लास्ट देखने के लिए धन्यवाद।